Hello friends, my name is Mahendra and welcome to your own YouTube channel that is Tech Center. आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट कि ITR-3 किस किस लोगों को भरना है, किन किन लोगों को नहीं भरना। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक बहुत अच्छा नॉलेज बेस्ड प्लेलिस्ट है जिसमें प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल, कानून के बारे में, टैक्स में क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिल सकता है। आप एक बार चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो अगर आपको टैक्सेशन में इंटरेस्ट है तो। स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखना भाई मैंडेटरी है, भाई नॉलेज बढ़ाओ, नॉलेज का ही वैल्यू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो में हम लोग देखेंगे ITR-3 क्या होता है, किसको भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए, इसमें कैसे शेड्यूल होते हैं, इसमें क्या पार्ट होते हैं, ये सब बेसिक डिटेल्स हम लोग ITR-3 में ये साल में क्या चेंजेस वगैरह आए हैं वो भी हम लोग ये वीडियो में देख लेंगे। ITR-3 ऑल डिटेल्स अबाउट ITR-3, ये अगर व्लॉग आपको पढ़ना है तो व्लॉग पढ़ना है तो 4 मिनट में आप पढ़ सकते हो। कहाँ से पढ़ोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरा वेबसाइट है, मैंने ही लिखा है, मैं ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ऑल डिटेल्स अबाउट ITR-3। सबसे पहले ITR ये है क्या, ITR-3, ITR-2, ITR-1 बेसिकली 10 सेकंड में बता देता हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी चेकिंग कौन से बेसिस पे करेगा, आप कुछ डेटा तो दोगे उनको, वो तभी पता लगाएगा ना कि आपने सही डेटा दिया है या गलत डेटा दिया है। जब आप अपना डेटा देते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो कोई तो फॉर्मेट में दोगे, कोई तो स्टेटमेंट में दोगे, तो वो जो स्टेटमेंट फॉर्म बोल सकते हैं, फॉर्मेट बोल सकते हैं, जो डिपार्टमेंट इश्यू करता है आपके लिए कि आप डेटा दो, उसको क्या बोला जाता है, उसको ITR फॉर्म बोला जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। और आप अपना डेटा रिटर्न में देते हो, करेक्ट है। तो जो रिटर्न है वो अलग अलग टाइप के रिटर्न है, अलग अलग असेसीज के लिए। जैसे कोई सैलरी हेड वाला है तो उसके लिए अलग रिटर्न है, बिजनेस वाला है तो अलग रिटर्न है। ITR-3 किसके लिए है, ITR-1, ITR-2 आप चेकआउट कर सकते हैं, मैंने पूरा इन डिटेल समझाया था। ITR-3 किसके लिए है, ऐसे इंडिविजुअल और HUF के लिए है। सिर्फ इंडिविजुअल और HUF, मतलब कोई पार्टनरशिप फर्म है तो वो ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, कंपनी है तो वो रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, AOP BOI है तो वो रिटर्न नहीं फाइल कर सकता। कौन कौन कर सकता है, सिर्फ इंडिविजुअल कर सकता है, सिर्फ HUF कर सकता है। वो भी वो वाले इंडिविजुअल और HUF जो बिजनेस या प्रोफेशन से प्रॉफिट या गेन कमाते हैं, मतलब जिनका इनकम कैसे है, बिजनेस से है अपने या प्रोफेशन से है। उसके अलावा यहाँ पे कोई कवर नहीं होगा, सिंपल। ITR-3 किसके लिए है, ऐसे इंडिविजुअल HUF के लिए है जो बिजनेस या प्रोफेशन से अपना इनकम अर्न करते हैं। ITR-1 ऐसे लोगों के लिए तो या तो उनका सैलरी इनकम है, या सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, या फिर अदर सोर्स, बस इतना ही। ITR और 50 लाख वगैरह का लिमिट था, हम लोग ने इन डिटेल देखा था। ITR-2 किन के लिए था, ITR-2 था कैपिटल गेन भी अगर आ जाता है तो जनरली हम ITR-2 को इंक्लूड कर लेते हैं, ITR-2 में इंक्लूड कर लेते हैं, और वहाँ पे 50 लाख वगैरह कुछ लिमिट नहीं है। आगे आएगा ITR-4, वो बिजनेस वालों के लिए ही है, पर जो प्रिजम्पटिव वाले होते हैं, क्या होता है मैं ITR-4 का अगले वीडियो में बताऊंगा। ITR-3 नॉर्मल बिजनेस वालों के लिए। तो नेक्स्ट आते हैं, हु इज एलिजिबल टू फाइल ITR-3 फॉर्म। ITR-3 फॉर्म कौन एलिजिबल है ये फॉर्म फाइल करने के लिए, तो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है HUF जिसका बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है, या तो प्रोफेशन से इनकम अर्न कर रहा है या प्रोप्राइटरी बिजनेस से कर रहा है। प्रोप्राइटरी बिजनेस का मतलब क्या होता है, ऐसा बिजनेस आप सोल प्रोप्राइटर हो, अगर पार्टनर हो तो पार्टनरशिप फॉर्म का रिटर्न आ जाएगा अपना क्या, ITR-5 में, करेक्ट है। आप बिजनेस में हो या फिर आप क्या हो, प्रोफेशन में हो। ITR-3 फॉर्म जो है वो यूज होगा व्हेन इनकम ऑफ असेसी फॉल इन, ये सब अगर मेंशन कैटेगरी में आपका इनकम आता है तो आपको ITR-3 भरना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोप्राइटरी बिजनेस जो नॉर्मल आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है। प्रोफेशन, जो आपका प्रोफेशन कौन सा, अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, आप अगर क्या हो, डॉक्टर हो, मतलब कोई भी प्रोफेशनल हो, हेयर सलून वाले हो, कोई भी प्रोफेशनल हो जाओगे, आर्किटेक्ट हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, कोई भी प्रोफेशनल हो तो यहाँ पे आपका इनकम आ जाएगा। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो, देखो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा होता है, हम लोग ITR-4 भी बहुत लोग भर देते हैं कभी कभी, क्यों, क्योंकि अगर उसको लोन वगैरह नहीं लेना है तो ITR-4 में प्रिजम्पटिव बेसिस का इनकम आता है, वो डाल के अपन क्या करते हैं, बहुत सारे लोग रिटर्न फाइल कर देते हैं। बट ऑथेंटिकली ITR-3 भरना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको कोई एसएससी को लोन वगैरह लेना है तो अगर आप देखोगे तो उसका लोन वगैरह सिलेक्ट नहीं होता, मतलब लोन वगैरह पास नहीं होता बेसिकली अगर उसने ITR-3, क्योंकि जैसे ही लोन के लिए अप्लाई करोगे, अगर आपने ITR-1-2 फाइल किया है तो आप बैलेंस शीट PNL वगैरह दे नहीं सकते, करेक्ट है। बैलेंस शीट PNL नहीं दोगे तो लोन अप्रूव नहीं होगा। ITR-4 में हम लोग पीछे से बैलेंस शीट PNL अटैच कर देते हैं, बट एज पर लॉ आपको कौन सा जनरली प्रेफर्ड रिटर्न है, आपको ITR-3, क्योंकि इसको
पार्टनरशिप फर्म से रेम्यूनरेशन मिल रहा है, मतलब उसका बिजनेस का इनकम है, करेक्ट है ना। अगर पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर को जो भी उसका इंटरेस्ट मिल रहा है या जो भी उसको उसका रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो सैलरी थोड़ी है, वो तो उसके बिजनेस का पार्टनरशिप शेयर है, वो क्या है, बिजनेस का इनकम है, तो जनरली ITR 3 आता है। अदर इनकम डिफरेंट हेड, मतलब क्या ऐसा हो सकता है क्या सर, किसी का बिजनेस इनकम है उसके साथ साथ उसका हाउस प्रॉपर्टी से रेंट भी आता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो क्या सर मैं बिजनेस इनकम के लिए ITR 3 फाइल करूंगा और हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के लिए ITR 1 फाइल करूंगा, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर आपका बिजनेस इनकम हो जाता है तो साथ में कुछ और भी इनकम है, जैसे कैपिटल गेन है, जैसे अदर सोर्स है, जैसे आपका हाउस प्रॉपर्टी है, जैसे आपका सैलरी है, कोई भी इनकम है तो वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। फिर बात करते हैं हु इज नॉट एलिजिबल टू फाइल ITR 3 फॉर्म। कौन ऐसा आदमी है जो ITR 3 फॉर्म नहीं फाइल करेगा सर? ये सवाल जेन्यून है, बहुत अच्छा जेन्यून सवाल है, पर इसमें आपने कुछ नीचे लिखा नहीं है, इसका मतलब क्या है सर बताओ। देखो ITR 1, 2, 3 ऐसे फॉर्म है जो सिर्फ इंडिविजुअल और HUF फाइल करते हैं, और ITR 4 ऐसा फॉर्म है जिसको इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म भी फाइल कर सकती है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस का इनकम है तो आपके पास दो ही फॉर्म रहते हैं, या तो ITR 3 या ITR 4। अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम ले रहे हैं तो आप ITR 4 भर दो, नहीं तो आप ITR 3 भर दो। मतलब अगर अपने को पता है कौन ITR 3 में आ रहा है तो अपने को जानने की जरूरत ही नहीं है कि ITR 3 में कौन नहीं आएगा, करेक्ट है। फिर यहाँ पे नोट लिखा है, नोट किस बारे में लिखा है, जो आपका ड्यू डेट एक्सटेंड हुआ है इस बार उसके बारे में नोट लिखा है कि पहले क्या था 30 सितंबर था, अभी 31 दिसंबर हो चुका है नॉर्मल लोगों के केस में, और ऑडिट वालों के केस में 15 फेब हो चुका है, और टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट आपका हो चुका है 15 जन, उसके बारे में कुछ डिटेल्स लिखी है। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ITR 3। ITR 3 का स्ट्रक्चर क्या होगा ये जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब आप फॉर्म भरने बैठोगे तो आपको ये शेड्यूल पार्ट GEN क्या होता है, BS क्या होता है, नीचे शेड्यूल DEP क्या होता है, शेड्यूल DEPM क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए, DPM, DPOS, ये सब होता क्या है। तो अभी आपको मैं फटाफट स्पीड में बता देता हूँ, ईयरफोन लगा के ध्यान से समझ लो, बाद में जब फाइल वगैरह करोगे तो काम आएगा। सबसे पहले GEN क्या होता है, आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, आपका नाम क्या है, आपका बिजनेस का नेचर क्या है, ये सब का पैन कार्ड वगैरह का डिटेल। BS में क्या, आपकी बैलेंस शीट, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपकी बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट बनाओगे तो उसकी डिटेल्स डाल दो। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, उसको नेट भी तो करना पड़ेगा, तो नेट प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर अदर कोई इन्फॉर्मेशन है या फिर क्वांटिटेटिव डिटेल्स है, ये कंपलसरी सिर्फ ऑडिट वाले एसएससीज के लिए होती है, बाकी किसी के पास है तो ऑप्शनल है, देना है तो दे दो। क्वांटिटेटिव डिटेल का मतलब आपका स्टॉक वगैरह का डिटेल हो गया, अदर डिटेल्स का मतलब अदर डिटेल्स, ठीक है। फिर कुछ शेड्यूल्स के ऊपर आ जाता है। शेड्यूल सबसे पहले S और HP क्या है, S यानी अगर आपका कोई सैलरी का इनकम है तो यहाँ पे दिखा दो, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है तो यहाँ दिखा दो, PGBP का इनकम है तो यहाँ दिखाओ, DP, DOA, DBP ये सब क्या है, DPM यानी क्या, D यानी डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, D यानी डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट्स, DEP यानी समरी सब डेप्रिसिएशन का, DCG यानी क्या है, कोई ऐसा कैपिटल गेन हुआ है क्या डेप्रिशिएबल असेट्स के ऊपर, करेक्ट है। ESR का मतलब क्या है, इसमें वो डिटेल जाएगी अगर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च बेसिस पे डिडक्शन ले रहे हो क्या, सेक्शन 35 में जो डिडक्शन आपको मिलता है ना, आपको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था। फिर CG का मतलब क्या है, कोई कैपिटल गेन्स है तो उसका डिटेल्स डाल दो। 112A क्या, LTCG 112A आपको 1 लाख के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है स्टॉक एक्सचेंज में, तो आपको 1 लाख के ऊपर 10% का टैक्स रेट रहता है, उसकी बात है। 115AD क्या होता है, नॉन रेजिडेंट के केस में कुछ इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, कुछ स्पेशल रेट ऑफ इनकम होती है उसके बारे में। OS में आपको अदर सोर्सेस का इनकम दिखा दो। CYLA, BFLA, CYLA, BFLA, CFL, UD ये सब क्या है, आपका सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करते हो ना लॉसेस का, कितना सेट ऑफ ये साल कर रहे हो, कितना कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, कितना ब्रॉड फॉरवर्ड आ रहा है, कितना अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, उस सब बारे में डिटेल्स है। फिर बात करते हैं ICDS के ऊपर। तो ICDS का क्या बात करता है, अगर कोई आप ICDS का कुछ चेंज हो रहा है इफेक्ट तो यहाँ पे दिखा सकते हो। 10AA, 80G, फिर 80IA, 80IB, 80IC, 6A ये सब क्या है, ये सब अलग अलग तरीके के आपको डिडक्शंस मिलने वाले हैं, उसका डिटेल्स डाल सकते हो। डिडक्शन को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा और डिडक्शंस क्या होते हैं उसका डिटेल आप क्या कर सकते हो यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आप SPI, SI और IF में क्या है, कुछ क्लबिंग ऑफ इनकम, कुछ क्लबिंग करना है क्या, वो क्लबिंग का डिटेल्स डाल सकते हो। AMT कुछ आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का डिटेल है, वो यहाँ पे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स को मैंने बहुत अच्छे से यूट्यूब पे समझाया हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हो।
शेड्यूल एएमटीसी, एएमटीसी क्या होता है कि आपको कोई एएमटी का क्रेडिट मिल रहा है या कुछ क्रेडिट को एडजस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे डाल सकते हो। फिर यहाँ पे फिर कुछ क्लबिंग के रिलेटेड प्रोविजन अगर कुछ है तो यहाँ पे डाल सकते हो। फिर शेड्यूल एसआई क्या होता है, कोई स्पेशल रेट ऑफ इनकम चार्जेबल है तो यहाँ पे उसका डिटेल्स आ जाएगा। आईएफ यानी क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन पार्टनरशिप फर्म के रिलेटेड, मतलब आप अगर कहीं पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो तो यहाँ पे आप वो क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप फर्म का डिटेल्स डाल सकते हो। फिर बात करें शेड्यूल ईआई की, तो यहाँ पे आपका टोटल इनकम जो कि एग्जेम्प्ट है, मतलब जो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट हो जाता है इनकम, उसके डिटेल डाल देते हो। सेक्शन शेड्यूल पीटीआई में क्या डालोगे, कोई ऐसी इनकम है, इनकम टैक्स में 2-3 जगह जो इससे कि बिजनेस ट्रस्ट है, इन्वेस्टमेंट फंड है, वहां पे पास थ्रू स्टेटस मिलता है इनकम को, मतलब वो आपके हाथ में नहीं, सीधा आगे जाकर टैक्सेबल होती है। तो वो कोई पास थ्रू स्टेटस वाली कोई इनकम आपको मिल रही है तो यहाँ पे डिटेल डाल दो। टीपीएस है, कोई ट्रांसफर प्राइसिंग के रिलेटेड आपका सेकेंडरी एडजस्टमेंट हुआ है, आपको अभी समझेगा भी नहीं, आपको समझना भी नहीं चाहिए, फाइनल लेवल पे जाओगे इन डिटेल समझोगे, तो वो कोई एडजस्टमेंट है यहाँ पे डाल दो। कोई DTAA का रिलीफ वगैरह मिल रहा है तो यहाँ पे आ सकता है। बेसिकली ऐसे कुछ आपके बड़े बड़े, ये फॉर्म जो होता है थोड़ा जनरली कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है नॉर्मल फॉर्म से। ITR 4 और ITR 1 तो मैंने आपको सिखाया था, याद होगा, तो 5-5 मिनट में हो जाता है, करेक्ट। 5-10 मिनट से ज़्यादा क्या लगेगा अगर अपने पास पूरा डेटा प्रॉपर तरीके से मैनेज करके अपने बनाया हुआ है, 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, 10 मिनट से। ITR 2 में कैपिटल गेंस कहीं कहीं आ जाता है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी तो क्या, ITR 3 में आपको भरने में ही टाइम लगेगा क्योंकि इतने सारे शेड्यूल्स है, कहाँ पे जीरो डालना है, कहाँ पे क्या डालना है, वो भरने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, करेक्ट है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। और ये फॉर्म का आप 5000 से कम तो बेसिकली चार्ज नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है यार, और CA हैं अपन, ठीक है। ये शेड्यूल AL को समझ लो, ये अच्छा है कि अगर आपका इनकम टैक्स का प्रोविजन है कि 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, अगर आपका टोटल इनकम कितना 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको बहुत अच्छे से कि आपको और भी कुछ डिटेल्स देनी पड़ेगी रिटर्न में जो देते हो उसके अलावा, जैसे कि एसेट एंड लाइबिलिटीज़ की कुछ डिटेल्स देनी पड़ेगी, करेक्ट है। जैसे आपका इंश्योरेंस है कि आपके पास कार कितनी है, आपके पास ज्वेलरी कितनी है, आपके पास बिल्डिंग्स कितनी है, ये सब जनरली बिजनेस के रिलेटेड तो हम दिखा देंगे एज अ फिक्स असेट करके बैलेंस शीट में, पर आपके पास पर्सनल क्या क्या चीज़ें असेट्स एंड लाइबिलिटी है वो भी आपको दिखानी पड़ेगी अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है। फिर यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे टोटल इनकम का कॉम्पिटिशन, वो हर जगह होता है, टैक्स लाइबिलिटी, आपका GST की इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पे कितना टर्नओवर वगैरह दिखाया था, ठीक है सर। फिर बात करते हैं मेजर चेंजेस इन ITR फॉर्म 3 फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। आपका असेस ये साल क्या क्या चेंज हुए हैं ITR फॉर्म पे, तो बड़े ही सिंपल चेंज हुए। सबसे पहले आपको पता होगा पहले डिविडेंड का टैक्सेबिलिटी कैसे होता था, कंपनी DDT पे करती थी, जिसको मिलता था उसके हाथ में 10 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट होता था, उसके ऊपर 10% टैक्सेबल होता था। अब कैसा है, अब कुछ नहीं, अभी सीधा जिसको मिलता है उसके हाथ में टैक्सेबल होता है, करेक्ट है। डिविडेंड का टैक्सेबिलिटी 7 या 8 मिनट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, देख लो, आपको पूरा अच्छे से समझ जाएगा, करेक्ट, वो देख लेना एक बार। तो वो जो भी सेक्शंस पहले पुराने थे जो निकाले थे, जैसे DDT का सेक्शन था जो 10 लाख के ऊपर टैक्स लगता था, वो वाला सेक्शन था, वो सब अबॉलिश कर दिया है, तो उसके रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट ITR फॉर्म में भी कर दिया, ठीक है। सेकंड, पहले कैसे होता था, डिविडेंड जिसको मिला उसके हाथ में तो क्या होता था, एग्जम्प्ट होता था, पर अभी तो उसको मिलेगा तो उसको एडवांस टैक्स भी भरना पड़ेगा, नॉर्मल टैक्स भरना पड़ेगा, तो एडवांस टैक्स भी भरना पड़ेगा, करेक्ट है। पर एडवांस टैक्स कैसे भरेगा, क्योंकि डिविडेंड कब मिलेगा ये अपने को थोड़ी पता होता है, तो उसके लिए यहाँ पे क्वार्टरली बाइफर्केशन दिया हुआ है कि जब आपको मिला वो क्वार्टर से आपका एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन चालू होगा और वहां से आपको इंटरेस्ट लगेगा अगर आपने नहीं भरा एडवांस टैक्स तो। फिर बात करते हैं आपका जो टैक्स ऑडिट का एक्सटेंशन हुआ था, पहले 1-2 करोड़ पे टैक्स ऑडिट आ जाता था, अभी अगर आपका 5% तक क्या है, कैश रिसिप्ट हो रहा है एंड कैश पेमेंट हो रहा है, तो वो टर्नओवर बढ़ा दिया है, मतलब आपका टर्नओवर का लिमिट बढ़ा दिया है ऑडिट का, तो वो केस के रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट हो गए हैं। उसके बाद पहले एक शेड्यूल DI करके हर ITR फॉर्म में होता था, उसको निकाल ही दिया है। फिर 112A जो LTCG 112A वाला सेक्शन है, 1 लाख के ऊपर 10%, और शेड्यूल 115AD ये नॉन रेजिडेंट के केस में आपका टैक्स लगता था, करेक्ट है, स्पेशल रेट पे। ये वाले सेक्शंस में क्या किया है, थोड़ा सा ITR फॉर्म में बाइफर्केशन बढ़ा दिया है, जैसे कि आपका सेल प्राइस, फेयर मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी, ये सब क्या कर दिया है, अलग अलग बाइफर्केशंस दिए हैं, तो आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हो, भर सकते हो, और इन डिटेल आप डिटेल्स डाल सकते हो। फिर ये दोनों पार्ट अगर आप 115 BAC ऑप्ट करते हो तो आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है, तो उसके लिए वो ऑप्शन डाल दिया है ITR फॉर्म में। और अगर 115 BAC ले रहे हो तो आपको 10IE जो भी वो फॉर्म है नया वाला, उसको फिल करना है
और उसके एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह फिल करनी है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। ये पढ़ना है पूरा, आप पढ़ सकते हो जब भी आपको रेफ़र करना है। तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और जैसे 1 और 2 अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि मेरा इनकम टैक्स रिटर्न पे एक प्रैक्टिकल कोर्स है। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।